नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 55 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब कोई विवाह के लिए दहेज की शर्त रखता है तो वह न केवल अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है बल्कि स्त्री जाति का भी अपमान करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन देखिए गांधी जी का है। ठीक है, वो दहेज के खिलाफ थे। तो इसमें देखिए ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन दहेज के विरुद्ध थे। ठीक है, तो दहेज प्रथा के विरुद्ध गांधी जी थे और दहेज लेना और देना ये अपमान मानते थे स्त्री का। ठीक है, और देश को भी बदनाम करने का ये कारण मानते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो कोटेशन है वो गांधी जी का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन। ठीक है, यहाँ देखिए दर्शन की बात की जा रही है, केवल सत्याग्रह की बात नहीं की जा रही है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का दर्शन है वो 4 मौलिक बिंदुओं पर आधारित था। तो कौन कौन से 4 मौलिक बिंदु थे आपको बताने होंगे। पहला है संपूर्ण सत्य, दूसरा है संपूर्ण प्रेम, फिर तीसरा है संपूर्ण अनुशासन और चौथा है संपूर्ण न्याय। तो इसमें से कौन कौन सा था? तो देखिए सत्य की बात इन्होंने की है, ठीक है, और प्रेम की भी बात की है इन्होंने। प्रेम को इन्होंने अनुभूति कहा है। ठीक है, सप्तम प्रेम की अनुभूति जो है उसके बारे में बताया है इन्होंने। संपूर्ण अनुशासन, इन्होंने अनुशासन की भी बात की है और न्याय की भी बात की है। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी के सत्याग्रह के दर्शन में कौन कौन से हैं? चारों सही है। ठीक है, संपूर्ण सत्य भी है, संपूर्ण प्रेम भी है, संपूर्ण अनुशासन भी है और संपूर्ण न्याय भी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसको दी? तो किसको दी है इन्होंने? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, और गांधी जी जो है वो आपके सिलेबस में भी है यूजीसी नेट के, तो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की भी पूरी संभावना है। ये चर्चिल हैं। ठीक है, चर्चिल जो थे ये इंग्लिश जो थे लॉर्ड उसके गवर्नर थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि गांधी जी अर्धनग्न फ़कीर है, और गांधी जी की जो प्रारंभिक नीतियाँ थी वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थी। वो शुरू शुरू में अंग्रेज़ों का साथ देते थे और उन्हें लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेज़ खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम इन पे इतना अत्याचार कर रहे हैं और ये हमारा कितना सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ जो है वो राक्षस हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बताई उन्होंने और उसके बाद उन्होंने विरोध शुरू किया। उसके पहले उन्होंने गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि नारी को अबला कहना अपमानजनक है या पुरुषों का नारी के प्रति अन्याय है। ये किसने कहा था? तो ये M.K. गांधी ने कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था नारी जो है वो अबला नहीं होती है बल्कि वो पुरुष के ही बराबर कार्य कर सकती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया हुआ था। और जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें महिलाओं की जो एंट्री थी, यानी महिलाएं जो अंदर का काम करती थी, यानी खाना पहुंचाना हुआ, ठीक है, और भी जो चीज़ें होती हैं छिप छिप के कुछ कार्य करना हुआ, जैसे क्रांतिकारी लोग जंगलों में रहते थे तो उन तक भोजन की उपलब्धता कराना, ये सब महिलाएं करती थी। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। तो उसके बाद महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल, इस शब्द के जनक कौन थे? तो मैक्स वेबर। ठीक है, उन्होंने अपने थियोरी में बोला हुआ है लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल की बात की है। लाइफ स्टाइल का मतलब परिस्थिति और लाइफ चांसेस का मतलब वर्ग। ठीक है, जीवन अवसर और जीवन शैली। याद रखिएगा जीवन शैली जो है वो परिस्थिति समूह से जुड़ा है और जीवन अवसर जो है वो वर्ग से जुड़ा है। ठीक है, और ये बात मैक्स वेबर के त्रिस्तरीय सिद्धांत में आता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों को समझने का विज्ञान है, यह किसका कथन है? देखिए ये कार्य है, ये थोड़ा सा छूट गया। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों का विज्ञान है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। ठीक है, और इन्होंने इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, किसने कहा? ये भी मैक्स वेबर हो जाएंगे। और समाजशास्त्र सामाजिक कार्यों का विज्ञान है या फिर सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है, किसने कहा? तो भी मैक्स वेबर हो जाएंगे। एक ही कोटेशन को कई ढंग से पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंथेटिक फिलॉसफी किसने लिखी, तो सिंथेटिक फिलॉसफी किसने लिखी है, स्पेंसर ने लिखी है। ठीक है, ये उनकी बुक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैक्स वेबर की वर्षतेहन विधि का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है वर्षतेहन पद्धति, और वर्षतेहन पद्धति होती क्या है, इसको एक लाइन में जान लीजिए कि जब अनुसंधानकर्ता, ठीक है, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं को कर्ता के स्थान पर रखकर घटनाओं का निरीक्षण करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्षतेहन पद्धति कहेंगे। और इसके बारे में एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो वर्षतेहन का मतलब है कि जब कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, जैसे कोई मर्डरर है, ठीक है, किसने मर्डर कर दिया, तो उसके स्थान पर रख कर यदि हम चीज़ों को देखेंगे, घटनाओं को देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि उसके मन में उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कर्ता के कृत्यों की निर्वाचनात्मक समझ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य दृष्टांत में निम्नलिखित में से कौन है। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक क्रिया करता है, अगला व्यक्ति जब तक उस क्रिया को समझ नहीं जाता, ठीक है, और समझने के बाद जब तक प्रतिपुष्टि नहीं देता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रिया जो है संपन्न नहीं हुई। ठीक है, अगला व्यक्ति जब समझता है उस क्रिया को, उसके बाद प्रतिपुष्टि देता है, तो क्या होगा, इसका मतलब क्रिया संपन्न है। जैसे हमने किसी व्यक्ति को एक झापड़ मार दिया, ठीक है, एक थप्पड़ मारा हमने उसको, और उस व्यक्ति ने फिर हमको भी एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, इसका मतलब हमने उसको एक थप्पड़ दिया तो वो समझ गया कि ये हम गुस्से में हैं और ये हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसने भी गुस्से में क्या किया, एक दे दिया। इसी तरह से क्या हुआ कि सामाजिक क्रिया जब तक हम जो चीज़ कहना चाहते हैं अगला नहीं समझ रहा है, तो तब तक वो क्रिया संपन्न नहीं होगी। और इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, तो ये कोई क्रिया नहीं हुई, ठीक है, टकराने तक। और ट्रेन में सफ़र कर रहे लोग, मान लीजिए ट्रेन चल रही है, सफ़र कर रहे हैं लोग, इसमें बैठे हैं, तो ये कोई क्रिया नहीं है, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों द्वारा छाता खोलना, ये भी कोई सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनके मन में जो आया उन्होंने छाता खोल लिया बारिश से बचने के लिए। ठीक है, और 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, ये जो है सामाजिक क्रिया में आएगा, क्योंकि एक साइकिल सवार ने दूसरे को टक्कर मारी, ठीक है, टक्कर मारने के बाद जो पहला साइकिल सवार था वो समझ गया उसकी मंशा को और उसने उसको पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब उसने उसकी मंशा को समझा और फिर जवाब दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि साइकिल सवार जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनकी पूरी जो मंशा है उसको समझ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें प्रतिपुष्टि मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।